हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रश्मि। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। ओके, पीजीटी एग्जाम के पर्पज से ये जो टॉपिक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। एज यू नो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे जो एमसीक्यूज लाया है वो कई सारे पार्ट्स में ले आना है। ठीक है, तो अभी तो पार्ट 1 है जिसमें कुछ ही टॉपिक्स कवर किए गए हैं। धीरे धीरे और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें बचे हुए टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। ओके, और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा यानी कि मेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमसीक्यूज होगा, उसमें हर तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सारे टॉपिक होंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे टॉपिक्स को हम पार्ट्स में कवर कर लेते हैं, फिर लास्ट में कवर करेंगे। तो इस पार्ट में मेनली जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो है कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स और कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। ओके, ये टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। ये जो तीनों टॉपिक होता है इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं इससे रिलेटेड। ओके, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, कुछ इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो में हर तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीजीटी का हो, DSSB का हो, केवीएस का हो, एमवीएस का हो, एडब्ल्यूएस का हो या कोई पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के पर्पज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विच पेयर्स आर परमानेंट पोलर इफेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि जो दोनों पेयर है इफेक्ट के उसमें से परमानेंट पोलर इफेक्ट पाया जाता है। तो कुछ इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ओके, और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, रेजोनेंस होता है जिसे रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये सारे जो होते हैं मेनली ये तीनों जो होते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक ये इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, ये इफेक्ट्स जो होते हैं ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, बट ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये सिर्फ यही इफेक्ट जो होता है टेम्पोररी इफेक्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारे इफेक्ट्स जो होते हैं रेजोनेंस, इंडक्टिव और मेसोमेरिक परमानेंट होते हैं और सिर्फ ये जो इलेक्ट्रोमेरिक होता है ये टेम्पोररी होता है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक तो परमानेंट होता है बट इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, टेम्पररी होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये दोनों ही परमानेंट इफेक्ट होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सी भी चेक कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट है बट इलेक्ट्रोमेरिक क्या है, टेम्पररी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी इसी तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक क्या है, टेम्पररी है, तो हमारा ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, सेकंड है वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ स्टडिंग फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल स्टडी करने का मॉडर्न मेथड इसमें से इन चारों में से कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है कई एग्जाम्स में तो पूछा ही गया है, बट अभी रिसेंट में AWES जो नवंबर में 2020 हुआ है एग्जाम में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा, CIDNP या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। इन सब चारों में से कौन सा होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, CIDNP के थ्रू जो है ये मॉडर्न मेथड है फ्री रेडिकल्स को स्टडी करने का। CIDNP का फुल फॉर्म होता है केमिकली इंड्यूस्ड डायनामिक न्यूक्लियर
पोलराइजेशन, न्यूक्लियर पोलराइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप इसको जरूर से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कुछ एक मेथड और होता है जो कि मॉडर्न मेथड है फ्री रेडिकल्स को स्टडी करने का, वो होता है ESR, जिसको हम EPR भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस फॉर ESR। और अगर EPR है तो उसके लिए P के लिए हो जाता है पैरामैग्नेटिक। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है तो इसमें से कोई दिया है तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस आई इफेक्ट इज द लार्जेस्ट फॉर, माइनस आई इफेक्ट यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसके लिए लार्जेस्ट है इन चारों ऑप्शंस में से। तो ये जो चारों ऑप्शंस दिए हैं, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन सा माइनस आई इफेक्ट इसमें से देगा। फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट देता है, क्लोरीन भी देता है, C2H5, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो कंपाउंड लगा होता है उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी कि ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और NO2 है तो NO2 जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे भी क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, NO2 है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे, और कौन सा इफेक्ट देंगे, माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट पूछा है, तो फिलहाल तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब इसमें से बचा तो माइनस आई इफेक्ट का प्रायोरिटी सीरीज होता है, जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की कैपेसिटी रखता होता है NO2, फिर इसमें है फ्लोरीन, फिर इसमें है क्लोरीन, फिर जो भी है ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, नाइट्रोजन इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अगर ये पूछा होता किसमें से कौन सा है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ही हो जाता B, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा है माइनस आई इफेक्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड। यहाँ पे कुछ एसिड्स दिए हुए हैं जिसमें पूछा है कि इसमें से वीकेस्ट एसिड कौन होगा। ओके, तो देख लेते हैं हमारा इसमें वीकेस्ट एसिड कौन होगा। पहला दिया हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपसे कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल इसमें से पूछता कैसे है, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन है, कुछ कंपाउंड्स देके। दूसरी चीज इसमें से क्या पूछ सकता है कि 2-3 कंपाउंड कार्बोकैटायंस के देके एसिडिटी पूछ सकता है। तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है बेसिसिटी। तो इन तीनों को हम किस बेसिस पे निकालते हैं, सबसे पहले देखेंगे रेजोनेंस, ठीक है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो उसके बाद से देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है तो फिर हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो हम क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इन चारों को हम वहां पे देख सकते हैं और इसी के बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी की एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा भी होगी, ठीक है। तो इन सब चारों को ध्यान में रख के ही हम उसकी स्टेबिलिटी का क्या करेंगे, पता लगाएंगे। अब यहाँ वीकेस्ट एसिड पूछा है, यानी कि जो कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होगा वो क्या होगा, सबसे वीक एसिड होगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे हम लिख लेते हैं SO3H। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए सिर्फ इसका ध्यान में रख के, ठीक है। ये बेंजीन के तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको पता ही है। फिलहाल हम यहाँ पे ग्रुप्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। ये SO3H लिखा हुआ है, इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको ओपन करके लिख देते हैं। मान लो ये H हो गया, ये O और ये O।
एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ये प्रोटॉन जो है आसानी से निकल जाए। ये प्रोटॉन निकल जाएगा तो इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये रेजोनेंस शो करेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, ये तो नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। ओके, तो बना लेते हैं एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा ओ माइनस, और इधर क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो टोटल हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले। तो हमें यहाँ पे टोटल जो है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। इसके बेंजीन सल्फोनिक एसिड के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितने, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस ग्रुप वाला कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, बेंजीन वाला भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो सब में कॉमन होगा, क्योंकि सब में बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो मेनली हम ग्रुप वाला देख लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का देख लेते हैं कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा O। ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा तो इस पे कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ये यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे एक बॉन्ड लगाएंगे, सिर्फ एक है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम फिर से बना देते हैं, एक मिनट। इसको ये एक बॉन्ड यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो आगे फिर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक O माइनस और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। यही था ही, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है फिलहाल सेम है। ये OH निकल जाता है तो हमने वही बनाया हुआ है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बन जाएगा ये, ठीक है। ये जो है ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो बन गया। इससे ज्यादा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन भी नहीं सकते, ठीक है, O माइनस। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, 2, ठीक है। यानी कि ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये ज्यादा एसिडिक है बेंजोइक एसिड से, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं A इज ग्रेटर देन B। अब बेंजील अल्कोहल देखते हैं। ये होता है बेंजील अल्कोहल CH3OH, ये C है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से प्रोटॉन को निकालते हैं तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगा। मान लो यहाँ बना दिया हमने कार्बन, तो ये हो जाएगा O माइनस और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे H, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका तो रेजोनेंस भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ आता भी है तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है डायरेक्ट इसके बाद जो कि शिफ्ट हो सके, ठीक। एक और बचा हुआ उसको चेक कर लेते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो अगर हम लिख ले हाइड्रोक्सी बेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी बेंजीन यानी कि कौन, फिनॉल। ये जो फिनॉल होता है, अगर इसका प्रोटॉन निकल जाए तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, क्या बनेगा, ये बन जाएगा O माइनस। तो ये रिंग के साथ जो है क्या करेगा, अपना रेजोनेंस शो करेगा। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के साथ कॉमन हो जाएगा, तो कुल मिला के ये भी रेजोनेंस शो करेगा। लेकिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, A और B से कम होंगे, तो यानी AB के बाद से कौन हो जाएगा, D, और उसके बाद से C, क्योंकि इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा A, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे वीकेस्ट एसिड पूछा है तो सबसे वीक एसिड कौन हो जाएगा, C, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, C, यानी कि ये जो बेंजील अल्कोहल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे वीकेस्ट एसिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट ऑफ मेथिलीन रेडिकल द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पेक्टिवली। मेथिलीन रेडिकल, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आप देख लेंगे। मेथिलीन रेडिकल किसको कहते हैं, ये जो कार्बीन होता है इसी को कहा जाता है मेथिलीन रेडिकल। कार्बीन को ही क्या कहते हैं, मेथिलीन रेडिकल। तो इसमें ये जो मेथिलीन रेडिकल होता है ये 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं सिंगलेट और एक को बोलते हैं
ट्रिपलेट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट है उसमें जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये किस टाइप के हैं, दोनों अनपेयर्ड है कि दोनों पेयर्ड है, कि एक पेयर्ड है एक अनपेयर्ड है, या फिर एक मतलब वही चीज अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है। अब CH2 जो होता है सिंगलेट में क्या होता है कि सिंगलेट में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के वो दोनों पेयर्ड होते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बट ट्रिपलेट में क्या होता है, ये अनपेयर्ड होते हैं और उनका स्पिन भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, सिंगलेट में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और ट्रिपलेट में क्या होते हैं अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सिंगलेट में पेयर्ड और ट्रिपलेट में अनपेयर्ड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल दो को बोल सकते हैं, जैसे एक ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि क्या हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और दूसरे ऐसे स्पीसीज जो कि न्यूट्रल हो। तो कैसे न्यूट्रल हो, जिनका ऑक्टेट क्या हो इनकम्प्लीट हो, उसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पूछा है, ध्यान रखेंगे कौन ऐसा है इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देख लेते हैं NH3 में देख लेते हैं कैसा है, ये न्यूट्रल है, ना इस पे निगेटिव चार्ज है ना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये क्या देखेंगे, मान लो ये हाइड्रोजन है, इसका हम ऑक्टेट देख लेते हैं, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। काउंट कर लेंगे इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्टेट क्या है इसका कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, कैसे है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये दोनों तो इलेक्ट्रोफाइल हो गए, ठीक है। अब बचा सी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। BF3 पे देख लेते हैं कैसा है, ये न्यूट्रल है, तो 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। देख लेते हैं इसके पास क्या है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि क्या है ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, ठीक है। यानी कि ये भी क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल हो गया। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अमोनिया है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है। तो पूछा भी हमसे यही है, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अमोनिया जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द लीस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग इज। सबसे लीस्ट एसिडिक कौन है, तीनों को बना के देख लेते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, OH। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन को इजिली निकाल दे, और जो इजिली नहीं निकाले वो क्या होता है वीकेस्ट होता है, और जो इजिली निकाल दे वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो अगर हम इसका प्रोटॉन निकाल दें तो देखिए क्लोरीन से क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे, ये हमने Cl निकाल लिया, CO यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। इसी तरह सबको बना लेते हैं। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ClCl COO माइनस, ठीक है। अब इस पे देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, मोनोक्लोरो यानी कि एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेंगे, ये हो जाएगा CH2 C+O माइनस, और एक लास्ट में एसिटिक एसिड यानी कि CH3CO, ठीक है, O माइनस। इन सब पे इफेक्ट देख लेते हैं क्या पड़ता है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन का नेचर कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब भी अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे। अब जब यहाँ पे OH बॉन्ड होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को आसानी से
छोड़ देगा, निकाल देगा। ठीक है, अगर यही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता यानी O पे माइनस चार्ज अगर बढ़ता तो ये हाइड्रोजन को आसानी से नहीं छोड़ता, नहीं जाने देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके। इसको क्या बोलेंगे, कैसा ग्रुप हो जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। ठीक है, अब सेकेंड वाले में यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्लोरीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम। मान लीजिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सेकेंड है, ये मान लो थर्ड है, ये मान लो फोर्थ स्ट्रक्चर है। तो जाहिर सी बात है इसमें 3 क्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, पहला ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 क्लोरीन है, तो ये भी हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज करेगा, बट पहले के कंपैरिजन में कम। यहाँ पे 1 क्लोरीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, बट फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में कम। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा है, चौथे में कोई क्लोरीन ग्रुप नहीं है, बल्कि यहाँ पे CH3 ग्रुप है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और क्या करेगा, बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो आसानी से नहीं टूटेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वीक एसिड। ठीक है, तो और ये CH3 यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे वीक एसिड कौन हो जाएगा, चौथा, यानी कि हमारा जो एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम इसको बता सकते हैं कि कौन सा सबसे वीक एसिड होगा। लीस्ट एसिडिक मतलब कि जो हाइड्रोजन को बहुत इजीली या आसानी से न रिमूव करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट का मतलब होता है जिसके पास 2 साइट हो, एक ही कंपाउंड में 2 साइट हो जहां से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। ठीक है, एम्बिडेंट सिंस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, 2 साइट जहां से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेगा। इलेक्ट्रोफाइल होता तो मतलब 2 साइट जहां से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता एक ही कंपाउंड में। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो पहला है यहाँ पे OH-N, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। Cn है, Cn में क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसको हम NC भी लिखते हैं। ये कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये कंपाउंड तो एक ही है, लेकिन इसके पास 2 साइट है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के। ठीक है, तो यही कैसा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, यही हो जाएगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं साइनो। ठीक है, और जब नाइट्रोजन डोनेट करता है, स्पेलिंग पे ना जाए, उसको बोलेंगे आइसोसाइनो। ठीक है, तो बाकी भी है, SH में सिर्फ सल्फर ही डोनेट करेगा, हाइड्रोजन नहीं डोनेट करेगा। NH2 में भी नाइट्रोजन डोनेट करता है, हाइड्रोजन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है K1 and K2 are the first dissociation constant of malic acid and fumaric acid respectively, and K2 K2 dash are their second dissociation constant. Then बताना है किसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो आप इसको समझ लें पहले। ठीक है, कि 2 कंपाउंड्स है, एक है मैलिक एसिड, ये दोनों जो होते हैं मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं। तो जो इसमें सिस आइसोमर होता है ये होता है मैलिक एसिड। ठीक है, इसमें जो सिस आइसोमर होता है ये इसी को बोलते हैं मैलिक एसिड, और इसमें जो ट्रांस आइसोमर होगा इसको बोलते हैं हम फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, हो गया फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस होता है। ठीक है, तो
इसमें बोला जा रहा है कि ये जो पहला है मैलिक एसिड, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है और इसका डिसोसिएशन फ्यूमेरिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 डैश है। ठीक है, तो अब पूछा है कि कौन सा सही होगा करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है देखेंगे, कौन सा हाइड्रोजन आसानी से रिलीज कर देता है। ठीक है, एसिड है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, तो मान लो इसने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, ठीक है, इसने भी किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये मैलिक एसिड हाइड्रोजन रिलीज कर देता है तो यहाँ पे रिलीज करने के बाद से ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के बीच में और इधर भी ऑक्सीजन है OH, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, इन दोनों के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बन जाता है और उसमें हाइड्रोजन निकलने की वजह से कोई भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाने की वजह से इस हाइड्रोजन को जल्द से जल्द क्या करता है, आसानी से रिलीज कर देता है और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जाए किसका यहाँ पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे K1 इज ग्रेटर देन K1 डैश। क्यों, क्योंकि मैलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, और एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। मान लो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है और इसका क्या हो जाएगा, K2 डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि ये हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन निकलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो सेकेंड डिसोसिएशन यानी कि दूसरा वाला हाइड्रोजन है, आसानी से फ्यूमेरिक एसिड का निकल जाता है और मैलिक एसिड का नहीं निकलता है। उसका भी रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है नॉर्मल बॉन्डिंग के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, K2 डैश वीक होगा इन द कंपैरिजन ऑफ K2 डैश के। ठीक है, तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे इसी में से सिलेक्ट करने होंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो वो इसमें से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला है K1 इज लेस देन K1 डैश, ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, K1 इज ग्रेटर देन K1 डैश, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, इसलिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, यानी हमारा ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी है K2 इज ग्रेटर देन K2 डैश, तो ये ऐसा भी नहीं है, K2 डैश ज्यादा है। ऑप्शन सी है K1 इज ग्रेटर देन K2 डैश, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। The acidity of a substance increases when electron withdrawing group increases, electron releasing group increases, electron withdrawing group decreases, basicity of conjugate base of substance increases। इसका इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस कब बढ़ेगा। अभी हमने क्या बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है किसी कंपाउंड से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस यानी कि ये जो होगा माइनस, ठीक है, और ये क्या है H+, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो ये प्रोटॉन निकल गया तो क्या बचेगा, कॉन्जुगेट बेस बचेगा। तो अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नंबर हम बढ़ाएं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी और हमारा कंपाउंड एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, एसिड कॉन्जुगेट एसिड निकल गया यानी कि प्रोटॉन, तो ये क्या करेगा, सिस्टम कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो तभी ना ये प्रोटॉन आसानी से निकलेगा। तो यानी कि ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारा यहाँ से आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस। 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एन एग्जांपल ऑफ ए लॉन्ग लिव्ड फ्री रेडिकल इज। लॉन्ग लिव्ड यानी जिसकी लाइफ ज्यादा हो, उस लाइफ उसी की ज्यादा होगी जो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स में क्या होता है कि टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मेथिल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी है, ठीक है, ये नहीं होगा। ये भी क्या है, प्राइमरी ही है, पर यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, घटेगा। ये है C6H5 यानी कि फेनिल फ्री रेडिकल है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी ए और बी के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। डी क्या है, इस पे 3 पीएच ग्रुप यानी फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। इस पे क्या है, 3 फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये तीनों रेजोनेंस शो करेंगे। इसकी वजह से ये जो ऑप्शन डी है ये ज्यादा स्टेबल होगा और इसकी वजह से इसकी लाइफ भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो 11th का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ज्यादा स्टेबल होगा उसकी लाइफ भी क्या होगी, लॉन्ग होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एसिड स्ट्रेंथ इज ग्रेटेस्ट इन। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें है, यहाँ पे फिनॉल दिया है, ठीक है। तो फिनॉल में कोई भी ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पे OH है, फिनॉल भी, ये ग्रुप तो सब में सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाकी में NO2 लगा हुआ है और यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप है। यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं है। NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नेचर किसका है। तो यहाँ पे जो है NH2 का नेचर कम होता है, NO2 का ज्यादा होता है, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो यानी हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होगा। कंपैरिजन किसमें है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। अब आप ये भी जान लीजिए कि जो NO2 ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा स्टेबलाइज करता है, वहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इन द कंपैरिजन ऑफ मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे रहता है तो कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, लेकिन अगर यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है तो यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्ट इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। मतलब कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये ज्यादा स्टेबलाइज करता है, मेटा पे कम करता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो पैरा पोजीशन पे है और डी में क्या है, मेटा पोजीशन पे है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, देख लेते हैं। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देख लेते हैं, रेजोनेंस का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ, H, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे 2 CH3, यहाँ पे 3 CH3। तो ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो COOH ग्रुप होगा, COO माइनस और ये H प्लस, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हाइड्रोजन उतने ही आसानी से नहीं निकलेगा। यानी कि जिसपे प्लस आई ग्रुप सबसे कम होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक CH3 है जो कि डेंसिटी को बढ़ाएगा, यहाँ पे 2 CH3 है ये ज्यादा बढ़ाएंगे, यहाँ पे 3 CH3 है ये सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे। तो सबसे वीक एसिड कौन हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको 3 मिथिल ग्रुप जो है मिलकर के इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन इन तीनों पे है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, HCOOH जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें
होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेन टू इन 4 आयन इज। पहले बना लेते हैं क्या है पेंट का, 2 3 4 5 पेंट 2 इन एंड 4 आयन यानी ट्रिपल बॉन्ड। बाकी को ऐड कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं सबके सिग्मा बॉन्ड, कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं 4 बॉन्ड से। ठीक है, ये हो गया। अब काउंट कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 सिग्मा बॉन्ड है और 1 2 3 पाई बॉन्ड है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है बेंजीन फ्री रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज। बेंजीन फ्री रेडिकल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन फ्री रेडिकल। बेंजीन फ्री रेडिकल को कह रहा है कि ये एरोमेटिक है। ओके, तो एरोमेटिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स वो या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए तभी वो एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या बोल रहा है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक होने का मतलब है कि एक पाइलेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर हम इसको भी इन्वॉल्व करेंगे तो 7 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, जो कि क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि एरोमेटिक है। एरोमेटिक में 7 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक चीज तो ये हो गया कि 7 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दूसरी चीज पी ऑर्बिटल्स कितने हैं, अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएं तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। ठीक है, इन सारे पाई में एक एक इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसको भी हमने काउंट किया ना यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये CH2 हो गया। इसके पास भी एक फ्री रेडिकल है, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल्स कितने हुए, सिंस हम इन सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं तो इन्हीं के ऑर्बिटल्स भी लेंगे, यानी कि 6p ऑर्बिटल ही होगा। इसका काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि तब एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ दिया है एरोमेटिक है, तो 6p ऑर्बिटल लेंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 6p ऑर्बिटल एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पिक आउट पेयर ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो इस पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज। इस पे माइनस चार्ज नहीं आया, माइनस चार्ज इस पे आया, हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है इस पे माइनस चार्ज आ गया, ये यहाँ आने से डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, सी और डी भी देख लेते हैं। सी और डी में कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। इसमें क्या शो कर रहा है, ये दोनों, यहाँ पे फिनॉल है, यहाँ पे क्या हो गया, कीटोन हो गया, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे क्या हो गया, फिनॉल हो गया। तो ये दोनों तो क्या शो कर रहे हैं, ये टाटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। दोनों नहीं, ये तो नहीं शो कर रहा है, गलत हो गया। ठीक है, तो हमसे मेसोमेरिक पूछा है ना, तो मेसोमेरिक फॉर्म शो कर रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, जो मेसोमेरिक हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, इसमें सिर्फ क्या होता है, बॉन्ड का यानी कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। पर टाटोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें एटम्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ था, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, इसमें क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो बॉन्ड और एटम दोनों इसमें क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। पर मेसोमेरिक इफेक्ट में सिर्फ बॉन्ड डीलोकेलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। ये क्या है, कार्बोकैटायंस है, इसमें डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी पूछ रहा है। देख लेते हैं ये कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी, एक इधर है एक इधर है, सेकेंडरी को है। ये कैसा है, टर्शियरी, और ये कैसा है, ये भी कैसा है,
टर्शियरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो सबसे कम होगा ए। ठीक है, तो ए को सबसे लास्ट में रखते हैं। अब बी और सी में देखते हैं, टर्शियरी कार्बन दोनों हो गए, तो सबसे ज्यादा इसमें से स्टेबिलिटी किसकी होगी? तो अगर देखें तो ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है इसके पास CH3 कितने हैं? 3 CH3 है। ठीक है, और दूसरा वाला जो कार्बोकेटायन है इसके पास CH डबल बॉन्ड CH2 और एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें? अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाए तो भी इसका ही ज्यादा है। ठीक है, तो भी ये स्टेबल हो रहा है, यहाँ से ये दो ही इसको स्टेबिलाईज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो डबल बॉन्ड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की तरह से देखेंगे तो भी ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे एक चीज और है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो कार्बोकेटायन होता है या कोई डबल बॉन्ड होता है, उसके बगल में जो कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का क्राइटेरिया होता है जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इन दोनों में हम देख लेते हैं किसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो ये कार्बन जो है इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, टोटल कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसके पास 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गए। इस कार्बोकेटायन के पास देखें तो 3 ये और एक ये, यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ही बनेंगे। जाहिर सी बात है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? बी और उसके बाद से सी। तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा करेक्ट, बी, सी और फिर ए। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पूछा है, इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, इस पे भी क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये दोनों क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। H2O क्या होता है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का आप चेक करेंगे तो ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। बचा कौन? SO3। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। हालांकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, पर ये किससे जुड़ा हुआ है? 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो ये तीनों ऑक्सीजन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं सल्फर से। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सल्फर पे क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सल्फर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं, जिसकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स the one that most reactive toward electrophilic nitration। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन मतलब कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो ग्रुप है जो कि क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा वहीं पे ये इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। एक है बेंजोइक एसिड, ठीक है, एक क्या है? नाइट्रोबेंजीन है, और क्या है? टॉलुइन है, CH3 लगा होता है टॉलुइन बोलते हैं, और एक सिर्फ क्या है? बेंजीन है। अब ये जो COOH ग्रुप है ये क्या करता है? ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या बढ़ेगा? यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये भी रिंग में क्या बढ़ाएगा? पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे तो अटैक करेगा नहीं। यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निगेटिविटी बढ़ाता है, निगेटिव चार्ज को बढ़ाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है? आसानी से अटैक कर सकता है। ये सिर्फ बेंजीन रिंग है, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन कहाँ होगा? इस पे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टॉलुइन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अगर टॉलुइन नहीं होता, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाता हमारा? बेंजीन, इन दोनों के कंपैरिजन में। ओके,
तो इसके लिए 19 के लिए करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग इज। ये कैसा कार्बोकेटायन है? ये कार्बोकेटायन है सेकेंडरी। ये कैसा है? ये भी सेकेंडरी। ये कैसा है? ये भी सेकेंडरी। और ये कैसा है? प्राइमरी। तो कार्बोकेटायन के लिए आपको ऑर्डर पता होता है, टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी स्टेबल होता है। ओके, अब तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो सिंस ये तीनों सेकेंडरी है तो हम क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यानी कि जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब ये सी है, एक कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 3 CH3 ग्रुप, यानी इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप लगे हैं और इधर CH लगा हुआ है। ये कार्बोकेटायन लगा हुआ है और यहाँ पे CH3। जो कार्बोकेटायन से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं कार्बन, उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन? सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कोई हाइड्रोजन नहीं, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन? 2 इधर 2 इधर, 4 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। सी में अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े इधर 3 हाइड्रोजन, इससे जुड़े 2 हाइड्रोजन, यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने? 5, यानी कि सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर किसके हैं? सी के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू -I इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, OR है, 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं, NH2 है। इसमें से सबसे करेक्ट ऑप्शंस कौन होंगे? तो ये दोनों तो सेम ही दिया हुआ है। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर OR का होता है, फिर यहाँ पे NH2 दिया हुआ है और NR2 दिया हुआ है। तो NR2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है NH2 का। अगर ये चारों एक साथ दिया होता तो ये ऑप्शन सही होता। यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया हुआ है तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा, बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, which of the following carbocation is expected to be most stable। नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि पॉजिटिविटी को क्या करेगा? ये पॉजिटिविटी को यहाँ पे और बढ़ाएगा। ठीक है, तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो देख लेते हैं इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे होगा। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है, यहाँ पे सेम बगल में है। तो ये दोनों तो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिविटी और क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ये मेटा पोजीशन पे है और ये पैरा पोजीशन पे है। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पैरा पे हमने क्या बोला था कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा स्टेबलाइज करता है इन द कंपैरिजन ऑफ मेटा पोजीशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? इस अल्फा कार्बन पे देखते हैं, यहाँ पे भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये वाले कार्बन पे भी कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी चारों बॉन्ड है, यानी कि इस कंपाउंड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं सी, पीएच का मतलब ये फेनिल ग्रुप हो गया। यहाँ पे भी जो सी लगा हुआ है, यानी कि इस तरीके से ये चारों सिर्फ बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि इन सबके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। अब ये फ्री रेडिकल देख लेते हैं, इसके पास है कार्बन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यानी कि 1 हाइड्रोजन इसके पास है। इसके बगल में कार्बन, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, चौथा बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्ड ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। कार्बोकेटायन को ही कहते हैं कार्बोनियम आयन। तो ये क्या है?
टर्शियरी कार्बोकेटायन है, ये क्या है, फेनिल कार्बोकेटायन है। ये दोनों तो नॉर्मल है, ये सेकेंडरी है और ये NH2 CO ग्रुप है। ठीक है, तो ये दोनों की स्टेबिलिटी जाहिर सी बात है इनसे तो कम ही होगी। ठीक है, अब इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन होगा, ये क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबिलाईज कार्बोकेटायन है। ठीक है, और ये टर्शियरी जो है रेजोनेंस स्टेबिलाईज तो नहीं है पर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों इसमें है। तो ये दोनों इफेक्ट मिला करके रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक दो नहीं, यहाँ पे 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है रेजोनेंस से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजीन कार्बोनियम आयन। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा है। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर फिनिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है sp और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है sp3। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल किस पे आसानी से अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये सारे ग्रुप्स क्या है, सेम है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, बाकी ग्रुप्स देख लेते हैं। अगर हम बाकी ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे तो जो हमें ऑर्डर मिलता है OH ग्रुप जो होता है वो इन सब के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फिर OCH3 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे NHCO ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे CH2OH ग्रुप होगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को देते हैं, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या करेगा, आसानी से अटैक करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी यहाँ पे सबसे ज्यादा OH की होगी, फिर OCH3 की होगी, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर इनहिबिटेड बाय द सब्सटेंस लाइक। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोक्विनोन। ये इसे बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। फिनॉल के पैरा पोजीशन पे एक और OH ग्रुप लगा होता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। ये बाकी जो पेरोक्साइड्स होते हैं वो फ्री रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, और जो ये हाइड्रोक्विनोन होता है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन इज द लार्जेस्ट इन। सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे कम जो होता है वो NH3 में होता है। फिर होता है सेकेंड प्राइमरी एमीन, यानी कि जो मिथाइल एमीन दिया हुआ है CH3 NH2। फिर होता है टर्शियरी एमीन में, और ये क्या होता है CH3 होल थ्राइस, जो ट्राइमिथाइल एमीन दिया हुआ है CH3 होल थ्राइस NH2। और फिर होता है सेकेंडरी एमीन में CH3 NH2। ठीक है, होल ट्वाइस। वैसे तो ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी एमीन में ये जो 3CH3 ग्रुप है NH2 के साथ लगे होते हैं। ये NH नाइट्रोजन के साथ, ये टर्शियरी है ना तो ये N हट जाएगा, इसको आप सही कर लेंगे, ये NH होगा, सिर्फ NH। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों मिथिल ग्रुप क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है इन द कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी का ज्यादा हो जाता है। तो ये कंफ्यूजिंग है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइमिथाइलेमिन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ये दोनों में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन प्रोटीन। प्रोटीन बना लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड से जुड़े हो या कार्बोकेटायन से जुड़े हो या कार्बेनायन से जुड़े हो, उसके बगल में जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, कितने अल्फा
हाइड्रोजन है 3, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से। इसके बगल में कोई कार्बन होता तो ये अल्फा कार्बन कहलाता, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो फिलहाल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे 3। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 30 है, द मोस्ट स्टेबल डाइन अमंग द फॉलोइंग। ये दिया है 1,4 पेंटा डाइन, 1 2 3 4 5, 1 और 4, 1 2 3 4। डाइन का मतलब है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमें स्टेबिलिटी यानी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी देखनी है, तो देखेंगे रेजोनेंस इसमें। तो रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कार्बन आयन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कार्बोकैटायन, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो हम यही देखेंगे। यहाँ पे तो पाई है, सिग्मा भी है, बट यहाँ पाई नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 2 ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4 ब्यूटा हो गया, 1 2, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, ये भी ऑप्शन गलत। 1 3 ब्यूटाडाइन, तो बना लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी कि इसमें क्या होगा, रेजोनेंस पाया जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 3 ब्यूटाडाइन। साइक्लोहेक्साडाइन भी बनाएंगे आप, तो उसमें भी गलत ही आएगा। 1 4 साइक्लोहेक्साडाइन, मान लो कार्बन 1 है तो 1 2 3 4 4 ये हो गया, तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, यानी कि 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आज के 30 एमसीक्यूज थे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको आप लगा के जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू।